सोचिए, एक परिवार, एक जहाज और आगे फैला हुआ अंतहीन बर्फीला समंदर। न कोई मदद, न कोई रास्ता, न कोई भरोसा, सिर्फ जिंदा रहने की जिद। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से नहीं आई है। ये उस हकीकत की दास्तान है जिसे जानने के बाद आप आखिरी पल तक नजरें नहीं हटा पाएंगे। साल 2011, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। हवा में ठंड की हल्की चुभन थी, लेकिन राघव के मन में किसी तरह का डर नहीं था। उम्र लगभग 42 साल, शांत स्वभाव, सोच समझकर फैसले लेने वाला इंसान। उसे मौसम से ज्यादा भरोसा अपने अनुभव पर था। उसकी पत्नी अनन्या, करीब 28 साल की, ऐसी माँ जो बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत को बिना कहे समझ जाती थी। मजबूत दिखने वाली, लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील। उनके 2 बच्चे, 12 साल का आर्यन और 8 साल की सिया, दोनों इस सफर को किसी एडवेंचर ट्रिप की तरह देख रहे थे। उनके लिए ये ठंड, ये समुद्र, ये जहाज, सब कुछ रोमांच था। असल में ये कोई आम यात्रा नहीं थी। राघव एक सप्लाई रिसर्च जहाज के साथ उत्तरी महासागर के रास्ते कुछ महीनों के काम पर जा रहा था। उसने सोचा, क्यों ना इस बार परिवार को भी साथ ले चलूं। शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ सुकून के पल, कुछ यादें। जब जहाज खुले समुद्र में पहुंचा तो चारों तरफ सिर्फ पानी और आसमान था। न जमीन दिखती थी, न किनारा। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। आर्यन डेक पर इधर उधर दौड़ रहा था। सिया ठंडी हवा में हंसते हुए हाथ फैला रही थी। अनन्या डेक पर खड़ी गहरी सांस ले रही थी। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी कुछ देर के लिए थम गई हो। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, बहुत ज्यादा सामान्य। लेकिन समुद्र हमेशा अपनी सच्चाई नहीं दिखाता। शाम ढलते ढलते हवा का मिजाज बदलने लगा। ठंडी हवाएं अब चुभने लगी थी। आसमान का रंग नीले से सलेटी में बदलने लगा। कप्तान की आवाज में पहली बार घबराहट झलकी। डेक पर मौजूद लोगों की हलचल बढ़ गई। अगले ही पल बर्फीली हवाओं ने जहाज को जकड़ लिया। लहरें अब लहरें नहीं लग रही थी, वो पहाड़ों जैसी उठ रही थी। और तभी एक जोरदार झटका, जहाज बुरी तरह डगमगाया। चीखें गूंज उठी, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उसी अराजकता के बीच किस्मत ने उस परिवार को समुद्र की गोद से खींचकर एक बर्फीले वीरान टापू पर फेंक दिया। ऐसे टापू पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। जब राघव की आंखें खुली तो सबसे पहले उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। ना किसी इंजन की आवाज, ना लोगों की हलचल, ना जहाज का कंपन, सिर्फ तेज हवा की सीटी और बर्फ के आपस में टकराने की डरावनी आवाज। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पूरा शरीर जैसे जवाब दे चुका था। हाथ पैर सुन्न थे, दिमाग भारी था। थोड़ी दूर पर उसने अनन्या को देखा। वो बर्फ पर बैठी थी, दोनों बच्चों को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा डर से जकड़ा हुआ। राघव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसी पल सच्चाई समझ में आ गई। जहाज अब मौजूद नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ मलबा, बिखरी हुई लकड़ियां, मुड़ी हुई लोहे की चादरें और हर तरफ फैला हुआ सफेद सन्नाटा। ये कोई समुद्र का किनारा नहीं था, ये एक पूरी तरह वीरान बर्फ से ढका हुआ टापू था। जहां तक नजर जाती बस बर्फ ही बर्फ। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी सीने में दर्द पैदा कर रहा था। आर्यन के होंठ नीले पड़ चुके थे, उसकी सांस तेज चल रही थी। सिया लगातार कांप रही थी, उसके छोटे हाथ ठंड से अकड़े हुए थे। अनन्या की आवाज कांप रही थी। वो राघव की तरफ देखकर बोली, राघव, बच्चों को कुछ हो जाएगा। उस पल राघव समझ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये टापू उनका आखिरी ठिकाना बन जाएगा। उसने खुद को घसीटते हुए जहाज के टूटे मलबे की तरफ ले जाना शुरू किया। लकड़ी के टुकड़े, टिन की चादरें, प्लास्टिक के टुकड़े, जो भी हाथ लगा वो सब इकट्ठा करता गया। उंगलियां जम चुकी थीं, दर्द महसूस होना बंद हो गया था, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। किसी तरह उसने एक कोने में अस्थायी सा शेल्टर बनाया। ना वो घर था, ना कमरा, बस एक कमजोर सी ढाल जो हवा को थोड़ा रोक सके। उसने बच्चों को अंदर लिटाया। अनन्या उन्हें सीने से लगाए बैठी रही। जैसे जैसे रात गहराने लगी, तापमान और नीचे गिरता गया। अंधेरा इतना घना था मानो आसमान ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया हो। उस पहली रात किसी की आंख नहीं लगी। हर मिनट यही डर था कि अगली सांस शायद आखिरी हो। हवा शेल्टर से टकराती और हर झटका किसी चेतावनी जैसा लगा। राघव बाहर बैठा अंधेरे में घूरता रहा। उसी रात उसने मन ही मन एक वादा किया, अगर मुझे अकेले भी लड़ना पड़ा तो भी मैं अपने परिवार को जिंदा रखूंगा। उसे उस पल एहसास नहीं था, लेकिन वो पहली रात सिर्फ एक हादसे की रात नहीं थी, वो उस जंग की शुरुआत थी जो पूरे 6 साल चलने वाली थी। सुबह हुई, लेकिन वो सुबह किसी उम्मीद के साथ नहीं आई। सूरज जरूर निकला था, पर उसकी गर्मी वहां तक नहीं पहुंची। बस हल्की सी रोशनी थी जो बर्फ पर पड़ते ही आंखों को चुभ रही थी। पहली रात किसी तरह कट गई थी, लेकिन अब असली दुश्मन सामने खड़ा था, भूख। राघव ने बच्चों को धीरे से जगाया। आर्यन आंखें मलते हुए उठा और वही सवाल पूछ बैठा जो किसी तीर की तरह राघव के दिल में लगा, पापा नाश्ता कब मिलेगा? कुछ सेकंड तक राघव चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, न कोई रसोई,
न कोई सामान, न कोई योजना। उसने बिना कुछ कहे फिर से मलबे की तरफ कदम बढ़ा दिए। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे बर्फ उसके पैरों को पकड़कर कह रही हो, यहीं रुक जाओ। मलबे के बीच उसे कुछ डिब्बा बंद खाना मिला, 2 टिन सूप, कुछ बिस्कुट और एक छोटी सी चॉकलेट बार। 6 साल की जंग के सामने ये कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दिन के लिए यही पूरी जिंदगी थी। अनन्या ने खाना बांटते वक्त बच्चों से झूठ बोला, और भी खाना है, बस बाद में देंगे। माँ का ये झूठ बच्चों को दिलासा देने के लिए था, लेकिन अंदर ही अंदर अनन्या खुद टूट रही थी। दोपहर होते होते भूख अब सिर्फ पेट ही नहीं रही, वो सिर दर्द बन चुकी थी, चक्कर बन चुकी थी। सिया ने कमजोर आवाज में कहा, मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है। राघव ने बिना सोचे अपनी जैकेट उतार दी और सिया को पहना दी। खुद ठंड से कांपता रहा, उसके दांत बज रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। उस दिन राघव को पहली बार साफ समझ आया, ठंड इंसान को मार सकती है, लेकिन भूख इंसान को धीरे धीरे तोड़ती है। शाम होते होते चारों के चेहरे बदल चुके थे। आंखों में डर था, शरीर में कमजोरी थी और दिल में एक ही सवाल, क्या हम कल तक जिंदा रहेंगे? उसी दिन सर्वाइवल हालात से ज्यादा खुद से लड़ाई बन गया। तीसरी रात के बाद ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं रही थी, वो सजा बन चुकी थी। हवा बिना रुके चल रही थी, जैसे पूरा टापू उन्हें जकड़कर धीरे धीरे खत्म करना चाहता हो। राघव की उंगलियां पूरी तरह सुन्न हो चुकी थीं, पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। हर हरकत दर्द दे रही थी, लेकिन रुकने की इजाजत नहीं थी। सुबह होते ही उसने देखा शेल्टर की दीवारों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। अंदर सांस लेने पर भाप निकलती और वही भाप दीवारों से टकराकर बर्फ बन जाती। ठंड अब शेल्टर के अंदर भी पहुंच चुकी थी। सिया की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसका शरीर बुखार से जल रहा था, लेकिन हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे थे। अनन्या उसे सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, वो डर जो माँ की हिम्मत को भी तोड़ देता है। राघव समझ गया, अगर आज आग नहीं जली तो शायद कोई नहीं बचेगा। वो फिर मलबे की तरफ गया। जमी हुई लकड़ियां, टूटे तार, तेल से सने कपड़े, जो भी मिला सब इकट्ठा करता गया। उंगलियां छिल चुकी थीं, खून निकल रहा था, लेकिन बर्फ पर गिरते ही खून भी जम जाता था। कई बार कोशिश नाकाम हुई, हवा लौ को बुझा देती, हाथ कांप जाते, लेकिन आखिरकार एक छोटी सी लौ जली। वो आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, वो उम्मीद थी। बच्चों के चेहरे पर कई दिनों बाद राहत दिखी। सिया ने धीमी आवाज में कहा, पापा अब अच्छा लग रहा है। उस रात चारों आग के पास एक दूसरे से सटकर बैठे रहे। बाहर तूफान चिल्ला रहा था, हवा दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन अंदर एक परिवार जिंदा रहने की जिद में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। राघव अब जान चुका था, ये लड़ाई दिनों की नहीं है, ये सालों की है, और हर दिन ठंड उन्हें फिर से परखने वाली थी। अब समय दिनों में नहीं, महीनों में बहने लगा था। बर्फ गिरती, पिघलती और फिर दोबारा जम जाती। इसी चक्र में पूरा 1 साल निकल गया। उस बर्फीले टापू पर जिंदगी जैसे थम गई थी, लेकिन इंतजार चलता रहा, किसी आवाज का, किसी जहाज का, किसी इंसान का। शुरुआती महीनों में राघव हर सुबह टापू के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ता, वहां खड़ा होकर समुद्र को देखता और उम्मीद करता शायद आज कोई दिख जाए। हर दिन वो आग जलाता, धुआं करता, हाथ हिलाता, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। खाने का इंतजाम अब मजबूरी नहीं, एक आदत बन चुका था। राघव ने बर्फ के नीचे से मछलियां पकड़ना सीख लिया था। कभी कभी किसी मरे हुए सील का शरीर मिल जाता। उसे काटना आसान नहीं था, लेकिन बच्चों की भूख उसकी भावनाओं से बड़ी थी। अनन्या खाना बनाते वक्त अक्सर रोती थी, इतना चुपचाप कि बच्चे देख न सके। बच्चे अब पहले जैसे नहीं रहे। आर्यन की आंखों में बचपन की चमक धीरे धीरे बुझने लगी थी। सिया बहुत कम बोलने लगी थी, जैसे वो समझ गई हो कि यहाँ रोने से कुछ बदलने वाला नहीं है। 1 साल बीतने के बाद सच्चाई साफ थी, उन्हें ढूंढा नहीं जा रहा था। ये कोई अस्थायी फंसाव नहीं था, ये शायद स्थायी भूल बन चुका था। उस रात राघव ने पहली बार समुद्र से नजरें चुरा ली। उम्मीद कमजोर हो चुकी थी, लेकिन जिम्मेदारी अब भी जिंदा थी। दूसरा साल शुरू होते ही सबसे खतरनाक दुश्मन सामने आया, दिमाग। ठंड और भूख से लड़ना फिर भी आसान था, लेकिन खामोशी इंसान को अंदर से खा जाती है। दिन एक जैसे लगते थे, रातें और भी लंबी। समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। अनन्या अब पहले जैसी नहीं रही। वो घंटों बर्फ को देखती रहती, बिना कुछ बोले। कई बार राघव उससे बात करता, लेकिन जवाब में सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान मिलती। वो मुस्कान डरावनी थी, क्योंकि उसमें थकान थी और हार भी। एक रात अनन्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा, राघव अगर मैं एक दिन उठ ना पाऊं तो बच्चों को मुझसे ज्यादा मजबूत बनाना। ये सुनते ही राघव की सांस रुक गई। उसने पहली बार मौत को शब्दों में महसूस किया। आर्यन अब पिता के साथ शिकार करना और आग जलाना सीख चुका था। उम्र से पहले जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। सिया की हंसी लगभग गायब हो चुकी थी। वो अक्सर माँ के पास चुपचाप बैठी रहती। तीसरे साल राघव खुद भी टूटने के कगार पर था। उसने कई बार सोचा, क्या सच में कोई हमें ढूंढेगा? लेकिन हर बार बच्चों की तरफ देखकर वो सवाल तब
दबा देगा। चौथे साल एक भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि शेल्टर कांपने लगा। बर्फ हथौड़ों की तरह दीवारों पर गिर रही थी। अचानक शेल्टर का एक हिस्सा टूट गया। ठंडी हवा अंदर घुस आई। उसी अफरा तफरी में आर्यन फिसलकर बाहर गिर पड़ा। राघव बिना सोचे तूफान में दौड़ पड़ा। हवा आंखें खोलने नहीं दे रही थी। हाथ सुन्न थे, लेकिन उसने नंगे हाथों से बर्फ हटानी शुरू की। उंगलियां छिल गईं, खून बहने लगा। आखिरकार उसने बेटे का हाथ पकड़ लिया। जब वे अंदर गिरे तो राघव रो रहा था, खुलेआम, बिना शर्म के। उस रात किसी ने नींद नहीं ली। सब समझ चुके थे ये टापू अब चमत्कार मांग रहा था। 5वां साल सबसे भारी था। सिया बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन उसने पूछा, पापा क्या दुनिया अब भी हमें याद करती है? उस सवाल ने राघव को अंदर तक हिला दिया। लेकिन हर सुबह वो फिर भी सिग्नल देने जा रहा, क्योंकि उम्मीद अब भी जिंदा थी, कमजोर लेकिन बुझी नहीं। 6ठे साल की एक बेहद ठंडी सुबह थी। आकाश साफ था, लेकिन हवा में वही पुरानी बेरुखी थी। राघव रोज की तरह सबसे पहले उठा और टापू के ऊंचे हिस्से की ओर गया। उसने आग जलाई, धुआं उठने लगा और तभी उसकी आंखें ठहर गईं। दूर क्षितिज पर एक छोटा सा साया। पहले तो उसे लगा ये भी भ्रम है। उसने आंखें मली, दोबारा देखा, वो साया हिल रहा था। धीरे धीरे साफ हुआ एक जहाज। 6 साल में पहली बार राघव का दिल इतनी जोर से धड़का कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वो चिल्लाया, हाथ हिलाए, आग में और लकड़ियां डाली, धुआं और गहरा हो गया। नीचे अनन्या ने आवाज सुनी। बच्चे बाहर दौड़े, चारों रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए। जहाज की दिशा बदलने लगी। अब कोई शक नहीं था, उन्हें देख लिया गया था। जब बचाव नाव किनारे पहुंची तो राघव घुटनों के बल बैठ गया। 6 साल बाद इंसानी आवाज, इंसानी हाथ। वो दिन सिर्फ बचने का नहीं था, वो दिन जिंदगी की वापसी का दिन था। सभ्यता में लौटकर सब कुछ अजनबी लगा। अनन्या नींद में चौंक जाती। आर्यन छोटी आवाजों से डरता। सिया को अब भी ठंड का वहम होता, लेकिन वे साथ थे और यही उनकी जीत थी। आज राघव बस एक ही बात कहता है, हम बर्फीले टापू से नहीं, हम हार मानने से बचकर लौटे हैं। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं थी, ये कहानी थी परिवार, प्यार और उस जिद की जो इंसान को मौत के बाद भी जिंदा रखती है। धन्यवाद।